नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है और इस कॉन्क्लेव में अनुपम चौकसे जी एलएनसीटी भारी भरकम ग्रुप के मालिक हमारे बीच सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं। माइक ले लीजिए। भारी भरकम तो बोलूंगा, कोई आदमी भारी भरकम अगर नहीं कहेगा एलएनसीटी ग्रुप को, बता दीजिए भारी भरकम ग्रुप है कि नहीं है भाई? आप बताइए। ये तालियां बता रही हैं कि ये ग्रुप भारी भरकम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जब ब्रजेश जी से आपकी बात हो रही थी, अमरीश पाठक जी ने बात कराई तो ये पता चला कि आप दिल्ली में हैं, तो हम लोग थोड़ा निराश हो गए थे, लेकिन आप एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हैं विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। तो अचानक आना हुआ, विस्तार न्यूज़ के कार्यक्रम के लिए आना हुआ या फिर काम हो गया था आपका दिल्ली वाला? नहीं, आना तो था, ये शाम को आता, आपने बुलाया था तो मैं दिन में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, हम लोग जब मैं तो वैसे रीवा से आता हूँ, पर मेरे पिताजी नौकरी करते थे मनेंद्रगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो जब पढ़ाई करते हैं लड़के, 12th के बाद निकलते हैं और मान लीजिए एलएनसीटी में किसी का एडमिशन हो जाता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लोगों में गांव में चर्चा होती है कि भोपाल के एलएनसीटी कॉलेज ग्रुप में इसका एडमिशन हुआ है, हमारे बच्चे को एलएनसीटी मिला है। ये नाम बनाने में, ये मुकाम बनाने में कितनी मेहनत और किस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़े? ज्ञानेंद्र जी, जब विस्तार उसको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मौका मिलना बताने का। 32 ईयर्स हो गए ग्रुप को, और जब शुरू किया था तो एक कोई ऐसा विचार नहीं था मेरे पिता। रोक रहा हूँ आपको, 32 साल से ग्रुप है। आप कितने साल के हैं? मैं तो 47 साल का हूँ। बता दीजिए, कुछ छुपाने वाली बात नहीं, उसमें बताने में क्या आदमी तो बता ही सकता है। मैं 47 साल का हूँ। और मैं हाँ, जब आपने शुरू किया था। हाँ, तो जब ग्रुप शुरू हुआ था तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिर हम लोग, मेरे फादर, हम लोग डिस्कशन करते थे, तो यही होता था कि कुछ अलग करना चाहिए। उस टाइम में जो एजुकेशन थी वो मध्य प्रदेश के, कहते हैं ना कि नीचे की तरफ ही थी। जो भी प्राइवेट एजुकेशन थी वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे तो थी। मध्य प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशन के बारे में कोई वो नहीं था। जब हमने चालू भी किया तो टीचिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो हो सकती थी वो, क्योंकि पहला कॉलेज था मध्य प्रदेश का प्राइवेट सेक्टर में, तो हुई। तो फादर के साथ जब डिस्कशन करते थे, उस टाइम चाचा दिखते थे साथ में हम लोग सब, तो इन्होंने बोला कुछ यूएसपी बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम रेगुलेशन शुरू ही हुआ था, एआईसीटी के रेगुलेशन आना शुरू हुए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ था। तो रेगुलेशन बन रहे थे, तो ये लगता था कि रेगुलेशन तो सबके लिए है, तो रेगुलेशन से अगर मैंने पूरा कर दिया, मान लीजिए एआईसीटी ने बोला 4 कमरे होना चाहिए, तो मैं भी 4 बनाऊंगा, मेरे साथ वाला जो है वो भी 4 बनाएगा, उसके अगला वाला भी 4 ही बनाएगा। तो कमरे बना के, कंप्यूटर खड़े करके या वो करके, तो ये तो बॉडी हो गई, आत्मा कहाँ है? तो आत्मा को लाने के लिए क्या किया जाए, दूसरों से क्या डिफरेंट किया जाए कि वो कैरेक्टर जो है वो अलग रहे एलएनसीटी का। तो उसको जब बनाने की बारी आई तो यही आ कि हम डिसिप्लिन पे ध्यान दें। उस ज़माने में मध्य प्रदेश में मैं बोल रहा कि भाई, भोपाल में मैनिट था, उस टाइम मैनिट नहीं हुआ करता था, वो एमएससीटी हुआ करता था, और एससीटीआई विदिशा था, और ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो एमपी नगर में चला करता था। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम भी जब आए तो सबका यही था कि एक नया कॉलेज आया होगा, सो हाउ टू मेक इट डिफरेंट। तो डिफरेंट करने के चक्कर में हमने बोला कि कुछ डिफरेंट करना है, डिसिप्लिन पे ध्यान देंगे, हम बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देंगे। वही किया, और उसको फिर एक ऐसा फोटे बनाया कि जब 32 ईयर्स से हमारे जाए जो भी ग्रुप हों, आपने बताया भारी भरकम ग्रुप है, मैं अपना कि नहीं, आपके भारी भरकम बनने की वजह आपका ये डाउन टू अर्थ होना भी है। डाउन टू अर्थ रह कर ही भारी भरकम बना जा सकता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो ग्रुप में जितने भी कॉलेजेस हैं, उन्होंने ट्राई किया कि सब जगह एक ही जैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं, और बच्चों को ये ना लगे कि साहब उस जगह पढ़ूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर पढ़ूंगा तो कम मिलेगा। अगर वो किसी भी एलएनसीटी ग्रुप के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको हम बराबर ही चीज़ मिलेगी, उसको बराबर रूल्स रेगुलेशन भी बराबर ही फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें सोच के फिर आगे 32 ईयर्स में एक मुकाम पे आ पाए। आजकल एआई का ज़माना है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी से तो मुझे लगता है कि देखिए, आप भी मुस्कुराने लगे, मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, तब भी मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, आपके सारे स्टाफ भी मुस्कुरा रहे हैं। एआई का ज़माना, एआई टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी चुनौती हायर एजुकेशन में बन रही है और कितनी मददगार बन रही है, इसी पर बात करते हैं हम लोग।
एआई इकोसिस्टम जो है, कोई भी इकोसिस्टम जब आता है तो नए चैलेंजेस के साथ आता है। आईटी बबल जब आया था, आईटी बबल जब फूटा था, उससे पहले जब आईटी में बूम आया था तो हर आदमी आईटी 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 की बात करता था। बच्चे जो हैं, जो एजुकेशन, उनको कि तुम कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लो, मैं इंजीनियरिंग की बात ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज़्यादा थे, और बोले नहीं नहीं मेरे को आईटी ही चाहिए। मैं उनको बोलता था बेटा सब्जेक्ट सेम है, आईटी एक इंडस्ट्री का नाम है, आज ब्रांच हो गई है पर वो इंडस्ट्री का नाम है ना, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसकी आत्मा है। नहीं सर, मुझे आईटी ही लेना है। तो सेम बज़वर्ड के कारण एआई है क्या, कि एआई में उन्हें बोला कि एआई इकोसिस्टम बहुत अच्छी बात है, एआई के कारण चेंजेस बहुत आ रहे हैं बच्चों को सीखने का। आज की डेट में टीचर्स जो बेचारे 1 घंटा 1.5 घंटा में जो पढ़ा पाते हैं, बच्चा मोबाइल उठाता है 5 मिनट में उसका काउंटर देख लेता है। अरे हम लोग पश्चिम बंगाल चुनाव कैसे जीता, क्या है समीकरण, ये विवेक शुक्ला है हमारे एंकर, इन्होंने एक दिन मैंने कहा यार जल्दी से लाइव में खड़े जाओ, ये लाइव में खड़े हो गए और बताने लगे कि इतने वोट परसेंटेज से जीता बंगाल में, ये कनेक्शन वो कनेक्शन। मैंने कहा यार विवेक तुम तो संपादक से ज़्यादा जान गए, मतलब तुम गजब, मतलब तुम्हारा गजब रिसर्च है। तुरंत बोले सर चैट जीपीटी सब अवेलेबल है। तो मैंने कहा, उसी दिन मैंने भी डाउनलोड किया, मैंने कहा भाई ये तो बहुत कारगर है अपने लिए। खैर, कितने कॉलेज हैं आपके और कितनी यूनिवर्सिटी हैं अनुपम जी? थोड़ा सा सहज बात करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए तो आप बेहतर ही कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया। आज की डेट में प्रेजेंस हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही है। बहुत ज़्यादा ग्रुप्स की तरह हमने बहुत ज़्यादा पूरे देश में नहीं फैलाया है। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं और लगभग 11 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आज की डेट में सर। बहुत पैसा है आपके पास। पैसे से पैसा बनता है, उसमें क्या है। इतने हल्के में बोले पैसे का तो क्या है, ऐसा मतलब पैसा होता है तभी तो ये सब होता है। पैसा है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन आज भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो चैरिटेबल उसमें आती है, और एजुकेशन से एजुकेशन को ही बढ़ाया जा सकता है। मैं उससे पैसा निकाल के बहुत से बहुत खुश हो सकता हूँ, एक गाड़ी खरीद सकता हूँ या सैलरी ले सकता हूँ, पर मैं सोचूं कि मेरे पास एक कॉलेज आया है उससे मैं कुछ प्रॉफिट कमा के अगले साल 4 इंडस्ट्रीज़ में लगा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सरकारों जैसे आप एलएनसीटी ग्रुप का संचालन कर रहे हैं, अगर जगह जगह कॉलेजेस खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और डॉक्टरों की तो इतनी कमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं, और हम लोग भी जब दूर गाँव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, जिलों में जाते हैं, तो देखते हैं कि हर जगह पोस्ट वेकेंट ही। तो आप लोग जब मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शैक्षणिक संस्थान के जितने भी आदरणीय मेरे बैठे हैं, वो सभी लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं समाज को शिक्षित करने में, डॉक्टरों की कमी दूर करने में, इंजीनियरों को बनाने में। सरकार कभी आप लोगों को उस तरह से प्रोत्साहित करती है कि आपने क्या काम किया भाई, वंडरफुल, मजा आ गया, आप तो ये करिए कि आप इतने रुपए में जमीन ले लीजिए? मुस्कुराहट के साथ आपका जवाब चाहूंगा। सरकार जो रिकॉग्निशन देना चाहिए वो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को कभी नहीं देती है। उनको मतलब एज अ पार्टनर कभी नहीं माना जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइवेट एजुकेशन के साथ यही है कि उनको एज अ पार्टनर माने, क्योंकि आज की डेट में आज 33% का GR अगर रेशो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने अचीव कर लिया है और 50% तक उसको ले जाना चाह रहे हैं, और उसमें अगर वो ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज का या प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम का या प्राइवेट इकोसिस्टम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये तो आंख मूंदना हो जाएगा। आज की डेट में 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसमें 3000 प्राइवेट में है। जैसे गांव-गांव में मोदी जी का मिशन है, हर जिले में, माफ़ कीजिएगा, कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और प्राइवेट कॉलेजेस होने चाहिए। ये कितना कठिन है आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज के इकोसिस्टम में, या तो कितना आसान है? इसको करने में किस तरह की चुनौतियां आएंगी? देखिए, जैसे डॉक्टर्स की संख्या की बात करते हैं, डॉक्टर्स की संख्या बहुत हो रही है। अपन बोलते हैं कि डॉक्टर्स की संख्या कम है, पर अगर नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की देखें तो पिछले 2 साल में हर साल 10-15 हज़ार सीट्स बढ़ के लगभग 1,30,000 सीट्स हो गई हैं। डॉक्टर्स हैं, पर वो गांव में क्यों जाएं? उसके ऊपर गवर्नमेंट, सैलरी एक अलग हो गया इशू। अब आज की डेट में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसको ट्रेन करने के बाद उसको एक जनरल ड्यूटी डॉक्टर बना के अगर उसको वहाँ पे भेजा जाएगा कि वो गायनी का काम करना, वो कर सकता है। उस पर विचार नहीं हो पा रहा कि भाई एक अगर रूरल क्लिनिक है तो उसमें सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कैसे ला सकते हैं।
अब मेरे को आपने मेडिसिन वाले को भेज दिया और उसको बोला कि तुम ऑर्थो का काम करो, हड्डी टूटा हुआ है, आया वो कैसे करेगा, उसने 3 साल से देखा ही नहीं है। अभी मैं कोविड का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ऑर्थो के डॉक्टर्स थे, गवर्नमेंट का वो था, कोविड सेंटर बना, तो हमने उनको बोला कि भाई आपको ट्रीट करना है, तो अपन ये मान के चल रहे थे कि डॉक्टर्स जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। अब मैंने ऑर्थो वालों से पूछा कि आप क्यों नहीं जाना चाह रहे, बोले सर हमने 3 साल में और कभी क्या उसको क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप को हाथ नहीं लगाया। आप हमको बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर का वो जो पेशेंट का जाके बुखार नापें, उसके बाद उसको करें, उसको ट्रीट करें, मेडिसिन की दवाई मतलब मेडिसिन जो भी सजेस्ट हो रही है वो सजेस्ट करें। हमने तो 3 साल से देखा ही नहीं है। तो अब अपन ये वाली बात करें, वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गांव में जाके ड्यूटी करें, तो ड्यूटी कहाँ करेंगे? और फिर साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उस टाइप का हॉस्पिटल है कि नहीं है। इसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा कुल मिला के। अगर मान लीजिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, खूब एडमिशन होंगे, कॉलेजेस होंगे, जैसा मोदी जी कह रहे हैं जिले जिले में होंगे, तब तो फिर अगर संख्या बढ़ेगी तो आपको गाँव में जनरल डॉक्टर्स बढ़ाने की संख्या, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर्स की संख्या बढ़े, तब तो फ़ायदा है कि वो जाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो 3-3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आप खूब खोल रहे हैं, प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? आपके यहाँ कितने % का प्लेसमेंट है? और एक आध कोई प्लेसमेंट ऐसा भी बताइए कि वो अमेरिका के एप्पल में पहुंच गया और वो 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, ऐसी केस स्टडी है? बच्चे हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, और आज से 2 साल पहले अमेजन में हमारे यहाँ के एक बच्चे की 1.5 करोड़ में भी जॉब लगी थी। पर ये संख्या देखिए, कहने की बात है, IIMs भी जब बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था, तो वो कोई 10 या 15 बच्चों का नहीं होता, वो 2 या 3 का ही होता है। हमारे जैसे कॉलेज होंगे वहाँ पे 1 का ही होगा। ज़्यादातर एवरेज पैकेजेस होते हैं, उनके एवरेज पैकेजेस 30-40 लाख हो सकते हैं, हमारे एवरेज पैकेजेस 10 लाख हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और खूब शुभकामनाएं। आप मध्य प्रदेश और देश में उच्च शिक्षा का इसी तरह से विस्तार करते रहें। अनुपम चौकसी जी, आप दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आए, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।